राधा एक टूटी फूटी छतरी लेकर स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है। उसका पिता रमेश कहता है, अरे कहाँ जा रही है इतनी बारिश में? स्कूल जा रही हूँ पिताजी। स्कूल? भला स्कूल जाके क्या उखाड़ लेगी? लड़कियाँ तो सिर्फ खाना बनाने और घर के काम काज करने के लिए पैदा होती हैं। चल मेरे लिए चाय और पकौड़े बना, मस्त बारिश हो रही है, मजा आएगा। राधा ने अपने पिता को चाय और आलू के पकौड़े बना कर दिए। पिताजी अब मैं स्कूल जाऊँ? मैं जल्दी लौट आऊंगी और फिर घर का काम भी कर दूंगी। हाँ ठीक है जा। राधा टूटी फूटी छतरी और कुछ किताबें लेकर निकल गई। उसके पास किताबों के लिए एक बैग भी नहीं था। उसकी छतरी से बारिश का पानी उसके ऊपर गिरने लगा, वो भी भीग गई और उसकी किताबें भी भीग गई। बाप रे, कितनी तेज बारिश हो रही है, लगता है जैसे आसमान बादलों से सारा पानी निचोड़ रहा है। राधा स्कूल पहुंच गई। वहाँ टीचर पढ़ा रही थी। क्या बात है राधा, आज इतनी देर कैसे हो गई? वो पिताजी ने मुझे रोक लिया था चाय और पकौड़े बनाने के लिए। ये लोग कब समझेंगे कि लड़कियों को भी पढ़ाना लिखाना जरूरी है। लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। हाँ मैडम, मैं भी जिंदगी में बड़ा कुछ करना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे पढ़ना है। राधा किताबें खोलने लगी, लेकिन उसकी किताबें पूरी तरह से भीग चुकी थी, पन्ने बिखर रहे थे। ये देखकर टीचर को बहुत दुख हुआ। ये क्या राधा, तुम्हारी किताबें तो खराब हो गई हैं। तुम्हारे पास बैग नहीं है क्या? नहीं मैडम, वो पिताजी ने बैग खरीद कर नहीं दिया। ठीक है, ये लो कुछ पैसे रखो, इनसे नई किताबें और एक बैग खरीद लेना। थैंक यू टीचर। राधा पढ़ाई करके घर लौट गई। आ गई तू? मैं कह रहा हूँ ना राधा, तू बस समय बर्बाद कर रही है स्कूल जाकर। उससे अच्छा घर के कुछ काम काज सीख ले। कुछ दिन बाद शादी करनी है तुझे। शादी? नहीं पिताजी, मैं पहले खुद के पैरों पर खड़ी होंगी, फिर शादी करूंगी। बहुत बोलने लगी है तू आजकल। स्कूल में ये सब सिखा रही है क्या वो टीचर? राधा ने अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने बिस्तर पर किताबें रख दी और उसमें से कुछ पैसे नीचे गिर गए। अरे ये क्या है, पैसे कहाँ से आए? राधा ने सब कुछ बताया। नहीं, किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, ये पैसे मुझे दे। नहीं, मैं ये पैसे आपको नहीं दूंगी। इन पैसों से आप शराब पियेंगे। तो तेरा क्या जाता है, दे मुझे। रमेश ने राधा को जोर से एक थप्पड़ मारा और उससे पैसे छीन लिए। राधा रोती रही। रात को बारिश और तेज। अगले दिन सुबह राधा नींद से उठी तो देखा कि घर के अंदर पानी घुस गया है। अरे ये क्या, घर के अंदर पानी आ गया है। ओहो, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे ही चलता रहा तो बाढ़ आ जाएगी। राधा बिस्तर पर गैस ओवन उठाकर खाना बनाने लगी। रमेश घर पर नहीं था। खाना बनाने के बाद वो स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी और तभी रमेश आ गया। राधा, अब से स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, आज तुझे लड़के देखने वाले आएंगे। लड़के वाले? लेकिन मैं सिर्फ 10 साल की हूँ पिताजी। हाँ तो क्या हुआ, हमारे बाप दादा के जमाने में इससे पहले ही शादी हो जाती थी। तुझे मेरे सर से निकालना चाहता हूँ मैं। क्यों पिताजी, मैं आप पर बोझ हूँ क्या? और नहीं तो क्या, मुझे लड़का चाहिए था जो मुझे घर बिठाकर खिला सके, लेकिन तेरी माँ ने तुझे पैदा कर दिया और खुद मर गई। तुझे बोझ बनाकर खुद चली गई। राधा की आंखों से आंसू गिरने लगे और उससे बड़ी तेज बाहर बारिश गिरने लगी। घर से कुछ ही दूर एक नदी थी। नदी का पानी भी बढ़ने लगा, पानी में लहरें आने लगी। दोपहर को राधा को देखने लड़के वाले आ गए। लड़का और उसका पिता आया। राधा साड़ी पहनकर उन लोगों के सामने बैठ गई। उधर स्कूल में टीचर ने सोचा, आज राधा स्कूल क्यों नहीं आई है, लगता है कुछ गड़बड़ है। टीचर तुरंत राधा के घर आ गई और सब कुछ देख लिया। रुक जाइए आप लोग, एक 10 साल की बेटी की शादी की बात कर रहे हैं, आप लोग को शर्म नहीं आती? टीचर! राधा दौड़ कर गई और टीचर को जकड़ लिया। टीचर, हमारे बीच में मत आइए, बहुत बुरा होगा। ठीक है, देख लेंगे। राधा तुम चलो मेरे साथ, आज से तुम मेरे स्कूल में ही रहोगी। राधा टीचर के साथ चली गई और स्कूल में रहने लगी। रमेश बहुत गुस्सा हो गया। उस स्कूल टीचर को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, उस स्कूल को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। रमेश बारिश में भीगते हुए हाथ में लोहे का डंडा लेकर स्कूल के पास गया और तभी नदी का पानी जमीन पर चला आया और पूरा गांव डूबने लगा। पानी की लहर आकर रमेश को डुबो ले गई। बचाओ बचाओ! रमेश बाढ़ में बहने लगा। रमेश के चिल्लाने की आवाज सुनकर राधा ने स्कूल की खिड़की से बाहर देखा। अरे मेरे पिताजी बाढ़ में बहे जा रहे हैं, उन्हें बचाना पड़ेगा। स्कूल के अंदर बड़ी सी रस्सी थी। राधा ने उस रस्सी के एक साइड को बाहर फेंका। रमेश ने उसे पकड़ लिया और टीचर मिलकर रमेश को खींचने लगी। रमेश की जान बच गई। रमेश ने राधा से कहा, बेटी, मैं तेरी जान लेने पर तुला हुआ था और तूने मेरी जान बचाई।
क्यों ना बचाऊं पिताजी, आप मेरे पिताजी हो। आखिर शिक्षा यही तो कहती है कि दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। रमेश ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। बाढ़ में पूरा गांव तहस नहस हो गया। सिर्फ वो स्कूल टिका रहा। सभी गांव वाले स्कूल में रहने के लिए आ गए। आज ये स्कूल था, इसीलिए हम जान से बच गए। हम सबके घर डूब गए। टीचर ने और स्कूल के इन बच्चों ने हमारी मदद की, लेकिन हम खाएंगे क्या? खाना तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आज ही मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रही हूँ। राधा ने चिट्ठी लिखी और मुख्यमंत्री को भेज दी। चिट्ठी पाकर मुख्यमंत्री खुद दौरे पर आया और सबके लिए खाना ले आया। कुछ दिन बाद बाढ़ कम हो गई और बारिश भी रुक गई, तो मुख्यमंत्री ने गाँव आकर कहा, आज राधा की वजह से आप सब स्वस्थ हैं। उसने मुझे चिट्ठी ना लिखा होता तो मुझे बाढ़ के बारे में पता ही नहीं चलता। इसीलिए लड़कियों को पढ़ाना लिखाना जरूरी है। मैं इस गांव में सबके लिए घर बना दूंगा, एक अच्छा स्कूल बना दूंगा और इस गांव की हर एक लड़की की जिम्मेदारी मेरी होगी। सभी तालियां बजाने लगे और राधा की जय जयकार करने लगी। इसके बाद से गांव की हर एक लड़की स्कूल जाने लगी। बड़ी होकर राधा बहुत बड़ी अफसर बन गई और अपने पिता के साथ बड़े से घर में रहने लगी। ऐसे ही सब कुछ ठीक हो गया। ये कहानी है ममता की, जो अपने परिवार के साथ मुंबई की एक गरीब बस्ती में रहती थी। उसके परिवार में उसका पति रमेश, 2 छोटी बच्चियां और उसकी सास बिमला थी। रमेश एक बावर्ची था जो शादी जैसे समारोह में खाना बनाने का काम करता था। आमदनी बहुत अच्छी नहीं थी। इस काम में ममता भी उसका हाथ बटाती थी, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता था। दूसरी तरफ ममता की सास उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि रमेश ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर ममता से शादी चुकी थी। इसके अलावा बिमला को एक पोता चाहिए था और इसीलिए वो अपनी दोनों पोतियों से भी प्यार नहीं करती थी। एक दिन रमेश और बिमला खाना खाने बैठे तो पहला निवाला चखते ही बिमला अचानक से नाराज हो गई और गुस्से से बोली, छी, ये क्या उबाल के रख दिया? कोई स्वाद ही नहीं इसमें। रमेश, तू तो कह रहा था कि ये महारानी तेरे काम में तेरी मदद करती है। ऐसे करती है मदद? अरे ऐसा खाना खिलाएगा लोगों को तो हमारी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। माँ बस भी करो, क्यों इतना भड़क रही हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने ही ममता को सादी खिचड़ी बनाने को बोला था। माँ जी, आप नाराज मत होइए, मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। बनाना था तो पहले ही बना देती। अब क्या बनाएगी? इतने में ममता की दोनों बेटियां बाहर से आ जाती हैं। बाहर जोर की बारिश हो रही थी। दोनों बच्चियां पूरी तरह से भीगी हुई थी। वो खुद को झटक कर पानी सुखाने की कोशिश करती हैं तो पानी के कुछ छींटे बिमला पर पड़ जाते हैं। अब तो बिमला का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से से अपनी बड़ी पोती पिंकी का कान पकड़ती है और कहती है, क्यों, तू अंधी है क्या? दिखाई नहीं देता? मुझ पर पानी क्यों डाला तूने? रमेश तुरंत ही खाना छोड़कर अपनी माँ को रोकता है और गुस्से से कहता है, माँ ये क्या कर रही हो? बच्ची तो है और पानी के कुछ छींटे ही तो पड़े हैं तुम पर, इतना क्यों बिगड़ रही हो? इसलिए बिगड़ रही हूँ क्योंकि ना तो मुझे तेरी घरवाली पसंद है और ना ही ये दोनों। अरे तू बिना मर्जी के इसे ब्याह लाया, मैंने बर्दाश्त कर लिया। एक पोते की उम्मीद लगाई, वो भी पूरी नहीं हुई, और ऊपर से तू भी हमेशा इन्हीं की तरफदारी में लगा रहता है। ना जाने कौन सा जादू कर दिया है इस करमचली ने तुझ पर। माँ तुम भी ना हद करती हो माँ। इतना कहकर रमेश घर से बाहर चला जाता है। उसके घर में इस तरह की कहासुनी रोज की बात हो गई थी। बिमला किसी न किसी बात पर ममता और उसकी बच्चियों को खरी खोटी सुनाती। ममता को भी उसका व्यवहार बुरा लगता था, पर वो कभी शिकायत नहीं करती थी। लेकिन रमेश को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो उदास होकर एक जगह बैठ गया। जोरदार बारिश हो रही थी। रमेश अपनी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसने महसूस किया वो जिस जगह बैठा था वहां बारिश का पानी भरने लगा। उसने इधर उधर नजर घुमाई तो देखा कि धीरे धीरे लोगों के घरों में भी पानी जा रहा था। वो हड़बड़ी में उठा और जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, एक पत्थर से टकरा कर गिर गया। उसके सिर पर गहरी चोट आई थी, जिससे वो बेहोश हो गया। पूरी बस्ती में बारिश के पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। किसी का ध्यान रमेश पर नहीं गया। कुछ ही मिनटों में वो बाढ़ के पानी में डूब गया और बेहोशी में ही इस दुनिया को अलविदा कह गया। कई घंटों तक जब रमेश घर नहीं लौटा तो ममता को उसकी चिंता हुई। वो अपनी सास से बोली, माँ जी, मैं जरा इन्हें देख कर आती हूँ, आप पिंकी और सोनी का ध्यान रखिएगा। बिमला ममता की बात का कोई जवाब नहीं देती। ममता अपनी बच्चियों को घर में रहने की बात समझाकर रमेश को ढूंढने निकल गई।
पूरी बस्ती में पानी भरा हुआ था। कई घंटों तक ढूंढने के बाद भी उसे रमेश कहीं नहीं मिला। वो निराश होकर घर लौट आई। अगले दिन जब बारिश के साथ साथ पानी का स्तर भी कुछ कम हुआ तो आसपास के लोगों ने रमेश की लाश को देखा और ममता को जाकर बताया। ये सुनकर ममता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। वो दौड़कर रमेश की लाश के पास गई और उससे लिपटकर रोने लगी। बिमला के लिए भी ये दुख बहुत बड़ा था। रमेश उसका इकलौता बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं था। वो रमेश की मौत के लिए भी अब ममता को ही जिम्मेदार मानने लगी। ममता वैसे ही रमेश के जाने के गम में डूबी थी। ऊपर से अब विमला को समझाने और चुप कराने वाला भी कोई नहीं था। और तो और अब घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी भी ममता पर ही आ गई थी। ममता ने किसी तरह खुद को संभाला और अपने घर के पास ही एक ढाबा चलाने लगी। वो किसी तरह सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही थी, पर बिमला के ताने उसे झकझोर देते थे। एक दिन जब ममता अपने ढाबे में खाना बना रही थी, कई मजदूर वहां खाना खा रहे थे, तो उनके सामने ही बिमला जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, मेरे रमेश को तो तूने मुझसे छीन लिया, अब मुझे भी उठा ले। अब मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मैं किसके सहारे जीऊं भगवान। ये सब देखकर ममता बिमला को चुप कराने की कोशिश करती है और उससे कहती है, नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, हम हैं ना आपके साथ, चलिए अंदर चलिए। हट यहाँ से, मेरे पास भी मत आना तू। मेरे बच्चे को खा गई और अब ये तमाशा लगा के बैठी है, ढाबा चलाएगी। अरे वो तो मेरा बेटा था जिसके दम पर तू ऐश कर रही थी। अब तुझे पता चलेगा आटे दाल का मोल। लेकिन तेरा क्या है, तुझे कोई शर्म थोड़ी है। इतना कहकर बिमला वहां से चली जाती है। ममता को बहुत बुरा लग रहा था। वो कुछ भी करके बिमला की सोच नहीं बदल पा रही थी। लोग ये सब देखकर उस पर हंस रहे थे। इतने में ही ममता की पड़ोसिन राधा वहां आती है। उसने बिमला की सारी बातें सुन ली थी। ममता उसे देखकर अपने आंसू पोंछती है और कहती है, अरे राधा दीदी, आप कुछ लेने आई हैं? बताइए क्या पैक कर दूं? नहीं ममता, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, तभी तेरी सास को तुझ पर भड़कते देखा तो रुक गई। एक बात बता, तू क्यों ढो रही है उस बुढ़िया को? वो कभी तुझसे ठीक से बात नहीं करती, तो फिर तू क्यों? नहीं दीदी नहीं, उनके बारे में ऐसा मत बोलिए। वो जैसी भी है मेरी माँ जैसी है, और इनके जाने के बाद वो मेरी जिम्मेदारी है। दुख तो इस बात का है कि ममता अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। वो जोर जोर से रोने लगती है। राधा उसे संभालती है और उससे कहती है, क्या हुआ ममता, क्या बात है? दीदी, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं ये बात इन्हें बताने ही वाली थी कि वो बारिश सब तबाह कर दिया, उस बारिश ने दीदी। राधा ममता को गले लगा लेती है और उससे कहती है, ममता, तू माँ बनने वाली है और फिर भी ढाबे में इतनी मेहनत करती है। तेरी सास को ये बात पता है? हाँ दीदी, मैंने उन्हें बता दिया था। अच्छा, और फिर भी? खैर छोड़िए सब। देख, इस हालत में तुझे इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। दीदी, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? पिंकी और सोनी इतनी छोटी है, फिर भी हर वक्त मेरे साथ लगी रहती है। और माँ जी को तो आप जानते ही हो, अगर मैं ये ढाबा ना चलाऊं तो घर कैसे चलेगा मेरा? बात तो तेरी ठीक है। चल तू फिक्र मत कर, कल से अपने घर के काम निपटा कर मैं आ जाया करूंगी तेरी मदद के लिए, ठीक है? अरे दीदी आप, लेकिन कुछ मत बोल, बस अपना ख्याल रख, मैं कल आती हूँ। राधा अपने घर चली जाती है। ममता को राधा की बात सुनकर थोड़ा सुकून मिलता है। शाम हो चुकी थी और मौसम फिर से खराब होने लगा था। ये देखकर ममता अपनी बड़ी बेटी पिंकी से कहती है, पिंकी सुन बेटा, मौसम बिगड़ रहा है, बारिश का कुछ पता नहीं। ऐसा करते हैं, बड़े बड़े बर्तन साथ ले चलते हैं, अगर पानी में बह गए तो ढाबा चलाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है माँ। पिंकी और ममता सारे बड़े बड़े भगोने और दूसरे बर्तन अपने साथ घर ले जाते हैं। जैसा कि ममता ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था, थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। इस बार बारिश पहले से भी ज्यादा हो रही थी। अगले दिन और फिर उसके अगले दिन बारिश लगातार होती रही। पूरी बस्ती बाढ़ में डूबने लगी। ममता का ढाबा पूरी तरह बर्बाद हो गया और उसके घर में भी हर तरफ पानी भर गया था। वो अपनी दोनों बेटियों के साथ बिस्तर पर चढ़कर बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, कुछ तो दया करो। मेरे पति को तो पहले इस बारिश ने मुझसे छीन लिया, अब मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं? और माँ जी, वो भी न जाने कहाँ है।
हे भगवान, मेरी कोख में जो नन्ही सी जान है उसका क्या होगा। उधर ममता की सास बिमला भी अपनी जान बचाने के लिए घर के बाहर ही एक पेड़ पर चढ़ी बैठी थी। तभी अचानक वहां सुरक्षा दलों के कुछ जवान नाव लेकर पहुंचे। उन्हें देखते ही बिमला जोर जोर से चिल्लाने लगी, ओ बेटा, ओ बचा लो रे बेटा, बचा लो मुझे। बिमला की आवाज सुनकर जवान उसे पेड़ से नीचे उतारते हैं और नाव में सुरक्षित बिठा लेते हैं। एक जवान उससे कहता है, माँ जी, हम पूरी बस्ती में घूम चुके हैं, आप बताओ यहाँ आसपास कोई और तो नहीं जिसे मदद की जरूरत हो। बिमला जानती थी कि ममता और उसकी दोनों बच्चियां घर के अंदर हैं, फिर भी वो ये बात सुरक्षा दल को नहीं बताती। वो कहती है, नहीं बेटा, बस मैं ही अकेली मरने का इंतजार कर रही थी यहाँ। वो तो अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए, भगवान भला करे तुम्हारा। सुरक्षा दल के जवान नाव लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उधर ममता ने घर की खिड़की से बिमला और सुरक्षा दल को देख लिया था। उसने कई बार मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन बारिश की वजह से उसे किसी ने नहीं सुना। उसने बिमला को उनके साथ जाते देख लिया था। वो समझ गई थी कि बिमला ने उसे और उसकी बच्चियों को वहां मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ देर सोचकर उसने ढाबे से लाया हुआ सबसे बड़ा भगोना लिया और उसमें अपनी बच्चियों के साथ बैठ गई और एक बड़ी करछी को चप्पू बनाकर बाढ़ के पानी में भगोने के साथ तैरने लगी। वो सुरक्षित जगह ढूंढने लगी। उधर जिस नाव में बिमला गई थी, थोड़ी ही दूर पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो पलट गई। जवान तो तैर कर निकल गए, पर बिमला डूब रही थी। तभी भगोने की मदद से तैरती हुई ममता वहां पहुंच गई। उसने बिमला को डूबते हुए देखा। वो तुरंत चिल्लाई, माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, माँ जी मैं बचा लूंगी आपको। ममता तुरंत ही बिमला के पास पहुंची। पिंकी ने बिमला के दोनों हाथ पकड़ लिए और बिमला डूबने से बच गई। फिर ममता ने पूरी ताकत लगाई और सही संतुलन बनाते हुए भगोने को तैराने लगी। बिमला का मुंह पानी से बाहर था, इसलिए अब वो सांस ले पा रही थी। तभी ममता ने पिंकी से कहा, पिंकी शाबाश बेटा, दादी को ऐसे ही पकड़े रहना बेटा। पिंकी ने ऐसा ही किया। जल्दी ही ममता अपनी सास और बच्चों के साथ बस्ती से बाहर आ गई। उसे सुरक्षा दल का एक कैंप दिखाई देने लगा। सुरक्षा दल ने जैसे ही उसे देखा, कुछ जवान तुरंत उसके पास पहुंचे और सभी को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया। वहां डॉक्टरों की टीम पहले से ही मौजूद थी। उन्होंने सबकी जांच की। सभी लोग सुरक्षित थे। अब बिमला को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। वो हाथ जोड़कर रोते हुए ममता से बोली, ममता, मैंने हमेशा तुझे कोसा, अपनी पोतियों को भी कभी नहीं अपनाया। तुझे और बच्चियों को मरने के लिए छोड़ दिया मैंने, और फिर भी मुझे तूने बचाया। क्यों बचाया बेटा? मर जाने देती मुझे जीने का कोई हक नहीं। बिमला फूट फूट कर रोने लगती है। ममता उसे गले लगाकर सहारा देती है। भले ही बारिश ने ममता का घर और ढाबा बर्बाद कर दिया था, लेकिन ममता की जिंदगी का ये नया मोड़ था। बिमला अब उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। अपनी दोनों पोतियों को भी उसने दिल से अपना लिया था। बाढ़ के हालात सुधरने तक सभी लोग उस कैंप में ही रहे। सब कुछ ठीक होने के बाद ममता ने फिर से अपना ढाबा खोला। अब बिमला भी उसकी पूरी मदद करती थी। कुछ ही महीनों बाद ममता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बिमला ने अपने पोते को गोद में लेकर चूमा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो ममता को देखकर बोली, ममता देख तो, मेरा रमेश वापस आ गया मेरे पास। ये गांव कितना सुंदर है। तभी गांव के एक बच्चे ने कहा, अभी गांव जितना सुंदर दिख रहा है ना, बारिश के मौसम में उतना ही बुरा हाल होता है इसका, पानी जम जाता है। अनन्या ने मुड़कर देखा। एक 5-6 साल का बच्चा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विष्णु है। वाह, बड़ा अच्छा नाम है। स्कूल जाते हो? जाता था, लेकिन पिछले साल बारिश में स्कूल की बिल्डिंग टूट गई। उसके बाद से स्कूल भी बंद हो गया और मैं भी काम करने लगा। इतनी सी उम्र में काम करते हो? केवल मैं नहीं, गांव के सभी बच्चे करते हैं। काम करके पैसे मिलते हैं, पैसों से पेट भरता है। पढ़ाई लिखाई करके पेट नहीं भरता है। अनन्या क्या बोलेगी कुछ समझ नहीं पाई। उसने गांव के सारे बच्चों को बुलाकर लाने को कहा। विष्णु ने सभी को बुलाया। एक पेड़ के नीचे सभी इकट्ठा हुए। देखो बच्चों, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई करके तुम लोग डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हो, सरकारी ऑफिसर बन सकते हो, गरीबी से मुक्ति पा सकते हो। तभी कुसुम नाम की एक लड़की ने कहा, लेकिन अभी का क्या होगा? हम स्कूल में समय दे देंगे तो काम कैसे करेंगे? काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या?
तुम लोग क्या काम करते हो? हम सब कपड़ों पर छोटे छोटे रंगीन पत्थर लगाते हैं। अनन्या ने बहुत सोचकर कहा। ठीक है, तुम लोग पढ़ने आओ, पढ़ाई के बाद मैं तुम्हारे काम में मदद करूंगी। आओगे ना पढ़ने? सभी बच्चे राजी हो गए। विष्णु ने पूछा, लेकिन मिस स्कूल तो नहीं है, हमें पढ़ाएंगे कहाँ? क्यों? यहीं पर पेड़ के नीचे। कल सुबह 6 बजे आ जाना सब लोग, ठीक है? अगले दिन सभी बच्चे आ गए। अनन्या भी 6 बजे आ गई। वो बच्चों को पढ़ाने लगी। 9 बजे पढ़ाना खत्म करके 1 घंटा वो बच्चों के काम में मदद करने लगी। 10 बजे से उसका प्राइवेट स्कूल शुरू होता था। आज जाने में थोड़ी देर हो गई तो प्रिंसिपल ने कहा, आज देर कैसे हो गई? वो सर, थोड़ा काम था। मुफ्त में गांव के बच्चों को पढ़ाना कोई काम हुआ क्या? देखो अनन्या, तुम वहाँ नहीं पढ़ा सकती। वहाँ पढ़ाना चाहती हो तो तुम्हें ये नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ओह, ये बात है। ठीक है सर, मैं खुद ये नौकरी छोड़ रही हूँ। गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए अनन्या ने नौकरी छोड़ दी और हर रोज गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। वो गांव में ही रहने लगी। मेरे पास जितने पैसे हैं उससे 1 साल तो मैं निकाल लूंगी, लेकिन उसके बाद के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अनन्या पढ़ाने लगी। धीरे धीरे पेड़ के नीचे उसने एक झोपड़ी स्कूल भी बना लिया। गांव के बच्चे बहुत खुश थे। काम के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी चालू थी। लेकिन उस प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल खुश नहीं था। स्कूल के बच्चे प्रिंसिपल के पास आकर कह रहे थे, सर, अनन्या मैडम बहुत अच्छी पढ़ाती थी। अनन्या मैडम को वापस लाइए, नहीं तो हम स्कूल छोड़ देंगे। प्रिंसिपल मुश्किल में पड़ गए और कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आ गया। गांव में जोरदार बारिश होने लगी। विष्णु ने कहा, टीचर, अब तो गांव में पानी भर जाएगा, हम पढ़ेंगे कैसे? अनन्या के पास कोई जवाब नहीं था। उधर प्रिंसिपल ने सोचा, बारिश शुरू हो गई है। आज रात को मैं अनन्या के झोपड़ी स्कूल को तोड़ दूंगा। सभी सोचेंगे कि बारिश में टूट गई है। रात को बारिश पड़ने लगी। प्रिंसिपल झोपड़ी स्कूल के पास आए और एक डंडे से स्कूल को तोड़ दिया। अगले दिन सुबह अनन्या ने जब स्कूल की हालत को देखा तो वो रो पड़ी। कितनी मुश्किल से स्कूल को बनाया था, सब कुछ खत्म हो गया। बच्चे इतनी बारिश में भी पढ़ने के लिए आ गए। कोई बात नहीं टीचर, हम पेड़ के नीचे बैठकर ही पढ़ेंगे। लेकिन तुम लोग बारिश में भीग जाओगे। हम अरबी के पत्ते से सर ढक लेंगे। बच्चे बहुत सारी अरबी के पत्ते उठाकर ले आए और उससे अपने अपने सर को ढक लिया। अनन्या बहुत खुश हुई। इन लोगों में पढ़ने की इच्छा देखकर उसका मन भर गया। उधर प्रिंसिपल गुस्सा होने लगा। झोपड़ी स्कूल को तोड़ देने के बाद भी ये बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, बस 2 दिन में ये गांव में बाढ़ आ जाएगा, तब देखूंगा कि ये लोग कैसे पढ़ाई करते हैं। सच में वही, बारिश दिन ब दिन बढ़ने लगी। उसके साथ लगातार बिजली गिरने लगी। विष्णु ने अनन्या से पूछा, मैडम, पेड़ के नीचे बैठकर हम नहीं पढ़ेंगे क्या? नहीं, बिजली ज्यादातर पेड़ पर ही गिरती है। पेड़ के नीचे बैठने से हमें खतरा हो सकता है। 2-3 दिन इतनी बारिश हुई कि हर साल की तरह इस साल भी गांव में बाढ़ आ गई। कमर तक पानी आ गया। गांव के लोग बोरिया बिस्तर लेकर अपने अपने घरों की छत पर जाने लगे, फिर भी बारिश नहीं रुकी। अनन्या ने गांव के लोगों से रिक्वेस्ट किया, देखिए, बच्चों की पढ़ाई बहुत जरूरी है, छत पर थोड़ी सी जगह दे दीजिए। लेकिन गांव वाले गुस्सा हो गए। इस समय में भी तुम्हें पढ़ने और पढ़ाने की चिंता हो रही है? हाँ, क्योंकि सामने बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं। इस एग्जाम में पास हो गए तो फिर इन लोगों को सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगी। बच्चों का खर्चा तब सरकार उठाएगी। हमें वो सब नहीं पता, हमें चैन से जीने दो और चली जाओ इस गांव से। अनन्या को दुख पहुंचा। उधर प्रिंसिपल ने अनन्या को कॉल किया। जिस गांव के लिए तुम इतना कुछ कर रही हो, उस गांव के लोगों ने ही तुम्हें सुना दिया। मेरी बात मानो और लौट आओ स्कूल में। नहीं सर, इन बच्चों को पढ़ाने का दायित्व लिया है मैंने। अगर इन बच्चों को आप अपने स्कूल में भर्ती करा लेंगे तो ही मैं लौटूंगी। पागल हो गई हो क्या? उन बच्चों की फीस कौन भरेगा? तुम? अनन्या नहीं मानी। कुसुम ने अनन्या से कहा, मैडम, हम पढ़ना चाहते हैं, हम कहीं पर भी बैठकर पढ़ लेंगे। लेकिन बैठोगे कहाँ? चारों तरफ तो पानी ही पानी है। मैडम, पास में ही नदी है। बाढ़ के समय कोई नाव से नदी में नहीं जाता है, वो सारे नाव पानी पर ही तैरते रहते हैं। क्यों ना हम नाव में बैठकर पढ़ाई करें? हाँ, ये कर सकते हैं विष्णु। चलो सब लोग, हम नाव में जाएंगे। सर पर किताबें लेकर सभी तैरने लगे और तैरते हुए नाव में चले गए। सब लोग नाव में मिलजुल कर बैठ गए और अनन्या पढ़ाने लगी। लगातार 2 हफ्ते तक बारिश होती रही और 2 हफ्ते तक वो लोग नाव में ही रहने लगे। उसी में खाना बनाकर खाने लगे और पढ़ने लगे। एग्जाम का दिन आ गया। नाव लेकर सब लोग एग्जाम देने गए। सभी ये देखकर हैरान हो गए। एग्जाम में सारे बच्चे पास हो गए और सबको स्कॉलरशिप मिल गई। मैडम, हमें स्कॉलरशिप मिल गई है, हम मुफ्त में अच्छे स्कूल में जा सकते हैं। लेकिन हम कौन से स्कूल में जाएंगे?
तभी वहां प्रिंसिपल आ गए और बोले, मेरी स्कूल में चलो सब लोग, अब तो फीस की भी टेंशन नहीं रही, और तुम लोग जाओगे तो अनन्या भी स्कूल में वापस ज्वाइन करेंगी। बच्चे बहुत खुश हुए। उसने फिर से स्कूल ज्वाइन कर लिया। गांव के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलने लगी और अमीरों के बच्चे भी अनन्या को वापस पाकर खुश हो गए। अनन्या को भी जॉब मिल गई, पैसों की टेंशन नहीं रही। इस तरह सभी खुशी खुशी पढ़ने और पढ़ाने लगे।